हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। होपफुली बच्चों आप लोग सब अच्छे होंगे एंड यू मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. So students, in today's video class we will discuss about the magnetic field due to a long current carrying conductor, straight current carrying conductor. Okay, afterwards we will discuss about the magnetic field at the center of a circular loop and at the axis of a circular loop. Okay, तो बच्चों बायोट सैवेट्स लॉ ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसी का यूज़ हम लोग करेंगे, है ना. दैट इज बायोट सैवेट्स लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, बायोट सैवेट्स लॉ के हिसाब से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, है ना, हम लोग, आप लोगों को याद होगा, अगर हम लोग इस तरीके का एक कंडक्टर लिए थे और हम लोग बोले थे कि सपोज़ इस पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सपोज इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग बायोट सैवेट लॉ का हेल्प लिए थे. और जो हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आया था बच्चों, दैट इज़ सपोज यहाँ पर हम लोगों ने फिर क्या किया था, एक करंट एलिमेंट डीएल लेंथ का चूज़ किया था, ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता था. फिर यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन ज्वाइन किया और आर जो पी का जो पी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से डिनोट किया. तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ डी बी, दैट इज़ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, ओके, हम लोगों को मिला था, दैट इज़ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा. ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा शायद. तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिला था बच्चों, दैट इज़ डी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ओके, तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने बायोट सैवेट्स लॉ में देखा था बच्चों, है ना. आप लोगों ने वीडियो अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता है, और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है. तो ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों. ओके, तो ये फार्मूला हम लोगों को याद रखना है बच्चों, बिकॉज आगे जो भी डिराइवेशंस हम लोग करने वाले हैं उसमें बायोट सैवेट लॉ का यूज़ होगा पूरा का पूरा, ठीक है. Okay, so this is the basic fundamental formula, okay, using which we are going to derive the other means other equations. Okay, देखो, सपोज कर लो हम लोगों को बोला गया कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है. सपोज इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बच्चों, ठीक है, जिसमें सपोज कर लो करंट आई अमाउंट का फ्लो कर रहा है, ठीक है. और हम लोगों को बोला गया सपोज इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक पॉइंट है सपोज पॉइंट P, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें निकालने को कहा गया, ठीक है. तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ओके, यूजिंग बायोट सैवेट्स लॉ, यूजिंग बायोट सैवेट्स लॉ, ठीक है. तो हम बोलेंगे कि सपोज कर लो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसे सपोज हम कहते हैं दिस डिस्टेंस इज A. ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ना, मान लो A यूनिट. ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज Q. ओके, Q डिस्टेंस से L, Q पॉइंट से L डिस्टेंस नीचे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एक करंट एलिमेंट DL लेंथ का कट करते हैं, ठीक है. और ये DL लेंथ का जो एलिमेंट है ये पॉइंट P से, देखो, अगर हम कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, यहाँ एक एंगल क्रिएट होता है, सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है. तो एंगल थीटा क्या हो गया, द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर, दैट इज द आर वेक्टर. ओके, दैट इज द आर वेक्टर. ओके, अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो बायोट सैवेट्स लॉ अगर हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा DB, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना. ये होगा उसका मैग्नीट्यूड. ओके, अब यहाँ पर देखो, हमें इस पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. यहाँ पर बायोट सैवेट्स लॉ तो सिर्फ एक छोटे से करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड बताता है, पूरे वायर का तो नहीं बताता, लेकिन हमें पूरे वायर को कवर करना है, हमें पूरे वायर की वजह से निकालना है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करते हैं इस एंड तक, ठीक है, एक लाइन ज्वाइन करेंगे बच्चों यहाँ से पॉइंट P तक, ठीक है, और इस एंड से भी पॉइंट P तक हम लोग एक लाइन इस तरीके से बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है. ये लाइंस जो ज्वाइन किए गए हैं इनका क्या मतलब है और हम लोग इसे क्यों बना रहे हैं, देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन, इसे हम लोग रेफरेंस बनाएंगे, यहाँ से
इतने एंगल टर्न करने पर, ठीक है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पर हम एक लाइन बनाए हैं, ठीक है, अगर इस लाइन को हम ऐसे घुमाते घुमाते इधर आएंगे तो देखो वायर का जो दूसरा वाला एंड है, नीचे वाला एंड है, वहाँ तक हम पहुँच जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम पॉइंट पी से, ठीक है, ऐसे घूमेंगे तो देखो वायर के दूसरे एंड तक हम पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंगल को चेंज कर रहे हैं बच्चों, और एंगल को चेंज करते करते हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एंगल चेंज करके हम लोग पूरे वायर को कवर कर सकते हैं। ये जो एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है बच्चों, सपोज इसे हम बोले एंगल इज़ φ1, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है सपोज इसे हम बोले एंगल इज़ φ2, ठीक है। तो दो एंगल्स यहाँ पर क्रिएट हुए, ओके। और ये जो छोटा सा एंगल बीच में रह गया इसे हम लोग बोल देते हैं सपोज दिस एंगल इज़ φ, दिस एंगल इज़ φ, ओके। तो ये एंगल्स हो गया बच्चों। एंगल्स हम लोग क्यों लिए हैं वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज हम चाहते हैं पूरे वायर को कवर करना, है ना, हम चाहते हैं पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं। हम एक छोटे से करंट एलिमेंट को चूज़ किए, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा, 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 ठीक है। छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स का के लिए, जैसे इस करंट एलिमेंट के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना। यहाँ पर उसी तरीके से एक करंट एलिमेंट चूज़ करोगे और उसे ज्वाइन करोगे पॉइंट पी से, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स निकालेंगे, फाइनली इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल जाएगा, है ना, वी विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यही हमारा कंसेप्ट रहेगा बच्चों, है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में नेमिंग कर देते हैं बच्चों अलग अलग पॉइंट्स का हम लोग। ये हो गया हमारा Q, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं दैट इज़ O, ठीक है, और ये पॉइंट तो P है। तो अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल OQP, ठीक है, इन ट्रायंगल OQP, ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं बच्चों तो हमें एंगल फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दिखता है। देखो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे तो ये एंगल तो 90 है। अब इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल 90, ये एक एंगल है दैट इज़ थीटा, और यहाँ पर एक छोटा सा एंगल दैट इज़ फाई। तो अगर ये 90 है तो ये दोनों मिला करके भी 90 होंगे, बिकॉज एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो अब उसकी वजह से हम लिख सकते हैं दैट इज़ थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू, और फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों दैट इज़ 90 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। अच्छा 90 डिग्री माइनस फाई, अच्छा आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ोगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अगर हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 90 माइनस फाई, ठीक है, तो आई कैन राइट इट एज साइन 90 माइनस फाई, एंड साइन 90 माइनस फाई कैन बी रिटन एज कॉस फाई, साइन 90 माइनस फाई कैन बी रिटन एज कॉस फाई, ठीक है। तो फाई के वैल्यू को हम बढ़ाते बढ़ाते फाई 1 तक लेकर के जाएंगे तो इस एंड तक पहुंचेंगे, और फाई के वैल्यू को हम बढ़ाते बढ़ाते फाई 2 तक लेकर जाएंगे तो हम वायर के इस एंड तक पहुंचेंगे। सो इन ऑर्डर टू कवर द टोटल वायर आई हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ फाई, आई हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ फाई, ओके। अब यहाँ पर देखो हम लोग डिराइवेशन किस तरीके से करेंगे बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा कैसे निकल कर आया वो समझना है पहले, ठीक है। अच्छा अब इसी ट्रायंगल में देखो, इसी ट्रायंगल में देखो बच्चों, अगर हम लोग बोलते हैं कॉस फाई का वैल्यू, ये तो साइन थीटा हम लोग निकाल ली, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई। अब देखो कॉस फाई इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे ये छोटा सा एंगल फाई है ना। अच्छा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस इज इक्वल टू दैट इज बेस बाई हाइपोटेनस, है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल का बेस कौन है, अगर ये हो गया फाई तो बेस बन जाएगा ए दैट इज ए, और हाइपोटेनस बन जाएगा आर दैट इज ए बाई आर, है ना। अब यहाँ से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा बच्चों किसका, आर का, तो आर विल बी इक्वल टू ए बाई कॉस फाई, ठीक है। अच्छा इसे हम लिख सकते हैं दैट इज ए, और उसके बाद कॉस फाई की जगह लिख सकते हैं सेक फाई, ठीक है, बिकॉज 1 बाई कॉस फाई, 1 बाई कॉस फाई इज इक्वल्स टू सेक फाई, ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशंस, है ना, रेसिप्रोकल रिलेशंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वहीं से लिखा गया है। तो आर का वैल्यू इस ट्रायंगल में हम लोग देखें कॉस फाई निकालते हैं तो आता है ए बाई आर, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा ए, और ये कॉस फाई आकर डिवाइड हो गया। अच्छा 1 बाई कॉस फाई को हम लिख सकते हैं क्या, सेक फाई, तो ए सेक फाई, ओके। इतना तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है, आर का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब इसी ट्रायंगल में देखो टैन फाई निकालते हैं, ठीक है, इसी ट्रायंगल में हम लोग फिर टैन फाई निकालेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, हम लोग आर के वैल्यू को
फाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा वेरिएबल कौन है, हम लोग किसे चेंज करेंगे, हम लोग एंगल को चेंज करेंगे। हम इस पॉइंट पर है, सीधा देखेंगे तो एंगल 0 डिग्री, ठीक है। जैसे जैसे टर्न करेंगे एंगल बढ़ेगा, फाई 1 तक आएगा, और अगर ऊपर की तरफ टर्न करेंगे तो फाई 2 तक आएगा, तो हमारा पूरा का पूरा वायर कवर हो जाएगा। तो हमें वेरिएबल किसे रखना है, फाई को वेरिएबल रखना, नहीं तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसी के लिए हम लोग आर की जगह निकाल लिए उसका फाई के टर्म्स में क्या वैल्यू है, ठीक है। अब उसी तरीके से बच्चों हम लोग अगर tan फाई, इस ट्रायंगल में अगर tan फाई निकालते तो क्या आएगा ना, tan फाई इन दैट ट्रायंगल, यहाँ पर लिख लेते हैं tan फाई कितना हो जाएगा, दैट इज tan तुम्हारा हो जाता है क्या, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज l बाई a, है ना। तो यहाँ से l का वैल्यू देख लो कितना आ रहा है, l इज इक्वल्स टू a tan फाई, l इज इक्वल्स टू a इंटू tan फाई, ठीक है, a इंटू tan फाई। तो l का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया बच्चों इन टर्म्स ऑफ फाई, दैट इज a tan फाई, ठीक है। तो इन सारे वैल्यूज को याद रखना है, दैट इज r का वैल्यू क्या है ना, a sec फाई, और l का वैल्यू कितना है ना, a tan फाई, ठीक है। ओके, तो इतना याद रखते हैं। उसके बाद देखो हमारा डिराइवेशन आगे बढ़ेगा, क्या क्या याद रखना है देख लो ना। r का वैल्यू आया है a sec फाई, और l का वैल्यू आया है a tan फाई, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारा यहाँ पर dl लेंथ के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, इसे हम लोग क्या करेंगे ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर l इतना है तो dl कितना होगा बच्चों, dl विल बी इक्वल टू, ओके, ये इक्वेशन 1 था सपोज, ये इक्वेशन 2, तो हम लोग इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो l का डिफ्रेंशिएशन होता है dl, और a तो कांस्टेंट है तो इट विल रिमेन एज इट इज tan फाई। tan का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बच्चों ना, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर फाई d फाई, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट कर दिया, और इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिल गया, dl का वैल्यू मिल गया, दैट इज a sec स्क्वायर फाई d फाई, ओके। अच्छा, तो इतना तक हो गया बच्चों। अब हम लोग आते हैं, हमारा जो बायोट सैवर्ट्स लॉ के हिसाब से dB का वैल्यू कितना है ना, dB इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। अब जो जो हम लोग निकाले हैं उन सब का वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, है ना, जो जो हम लोग निकाले हैं। अच्छा, साइन थीटा का भी वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में ही निकाले थे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई, है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई, ये भी हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम लोगों को पुट करना है ना, सबका वैल्यू पुट कर दो। तो डी बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है बाई 4 पाई आई, डी एल की जगह लिखेंगे, डी एल कितना निकला है बच्चों, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो डी एल की जगह लिखेंगे ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ओके। अच्छा, फिर साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर, आर की जगह क्या लिखेंगे, ए सेक फाई, लेकिन आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। तो इतना तक हो गया बच्चों। अब यहाँ से देखो सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है, सेक स्क्वायर फाई एंड सेक स्क्वायर फाई विल गेट कैंसल्ड, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ए टू द पावर 1 बचेगा नीचे। तो डी बी कितना आया देखो, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और यहाँ पर क्या बचा बच्चों, कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाई ए, है ना, डिवाइडेड बाई ए, और तो कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। तो इतना तक हम लोग पहुंच गए बच्चों, दैट इज डी बी इज इक्वल्स टू, ओके, म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई बाई 4 पाई ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब देखो जो एंगल्स हम लोगों ने लिया था, नीचे की तरफ लिया था फाई 1, ऊपर की तरफ लिया था फाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल के साथ क्या है बच्चों ना, एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे डायरेक्शन को आपको क्या लेना पड़ेगा ना, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम लोग ऊपर वाले एंगल को दैट इज फाई 2 को पॉजिटिव मानते हैं, दैट इज प्लस फाई 2 मानते हैं, ठीक है, तो जो नीचे वाला एंगल है ना, उसे हम लोगों को माइनस फाई 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। एंगल के साथ इस तरह का नियम लगता है बच्चों कि ऑपोजिट एंगल्स होते हैं तो एंगल हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। एक को पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ता है, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम मिटा रहे बच्चों, अब हमें बस इसको इंटीग्रेट करना है लिमिट पुट करके, ठीक है। अब हमें बस इसको इंटीग्रेट करना है लिमिट पुट करके। तो इतना तक अगर आप लिख चुके हैं तो हम इधर का ही मिटा देते हैं, ठीक है।
ओके, तो इंटीग्रेट करना है हम लोगों को बच्चों, ठीक है। हमें dB का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई बाई 4 पाई ए, ठीक है। ये हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन, अगर हम लोग dB को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो बच्चों dB अगर छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड जोड़ेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम लोग B बोल सकते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज नथिंग बट B, ओके। और इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -φ1 टू φ2, ठीक है। -φ1 से लेकर के φ2, इसका लिमिट क्या होगा, -φ1 से लेकर के φ2 तक, ठीक है। अच्छा, दैट इज म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, ठीक है। अब म्यू नॉट आई 4 पाई ए ये सब कांस्टेंट है बच्चों, सब बाहर आ जाएंगे, है ना। अंदर सिर्फ बचेगा कॉस फाई डी फाई, तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ये सब कांस्टेंट थे, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई फ्रॉम -φ1 टू φ2, ओके, फ्रॉम -φ1 टू φ2, ठीक है। अच्छा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज साइन फाई, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू, हम लोग इसे लिखेंगे, दैट इज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ओके। इंटीग्रेशन कॉस फाई का कितना हो जाएगा, दैट इज साइन फाई, ओके। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, -φ1 से लेकर के φ2 तक, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ओके, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ओके, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ओके। तो इस तरीके से बच्चों ये शायद दिख नहीं रहा है, इसे इधर ही लिख देते हैं। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, लिमिट्स को पुट करने के बाद कितना आएगा बच्चों, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, दिस इज द फाइनल डिराइवेशन, रिजल्ट ऑफ दिस डिराइवेशन, ठीक है। तो अगर हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दिया गया है और उससे a डिस्टेंस की दूरी पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों, कितना होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका आंसर होगा कि एंगल्स तुम्हें पता होने चाहिए φ1 एंड φ2, और तुम फाइनली पुट कर दोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं इसे। अब उसके बाद बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल, ओके, अपने राइट हैंड के बाकी सारे फिंगर्स को अलग करो और करंट थंब को इस तरीके से रखो, है ना। उसके बाद प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द फिंगर, तो हम इधर मोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आकर टकरा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चों ना, इनटू द पेपर, क्रॉस से हम लोग डिनोट करेंगे, पेपर के बोर्ड के अंदर जा रहा है ना, बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर इनटू द बोर्ड, ओके। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। तो सर्कुलर करंट लूप के लिए वही बायोट-सैवर्ट्स लॉ का यूज करते हुए बच्चों हम लोगों को डिराइव करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ओके, सर्कुलर करंट लूप, ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ओके। अब यहाँ देखो, जैसे सपोज कर लो एक सर्कुलर लूप है बच्चों इस तरीके से, ओके। सपोज ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट सपोज इधर से एंटर कर रहा है और इधर से लीव कर रहा है ना। तो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है इस लूप में, इसका जो सेंटर है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सपोज इसका रेडियस कितना है r, ठीक है। ये जो सर्कुलर लूप है इसका रेडियस कितना है r, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर। अब हम करेंगे क्या बच्चों, ना बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो करंट इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट कट करेंगे, ठीक है, डीएल लेंथ का। अब इस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन तो इधर होगा बच्चों, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट,
अब यहाँ से रेडियस को जोड़ दो, दिस इज़ द रेडियस, ठीक है। अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट बनाते हैं और रेडियस ऐसे ज्वाइन करते हैं तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ पर जो करंट है बच्चों वो टेंजेंट के अलोंग एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर आप निकालना चाहते हो, सपोज पॉइंट ओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो उसका जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो परपेंडिकुलर होगा। कितना होगा? एंगल होगा बच्चों 90 डिग्री। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के लिए तो बायोट-सावर्ट लॉ लगा सकते हैं हम लोग। तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। तो ये तो 90 है, ये तो कितना होगा? सर्कल के केस में ये 90 हो जाता है, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1। तो हम इसे लिख दें, दैट इज डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, साइन 90 की जगह 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक छोटा सा डी एल लेंथ का एलिमेंट कट करेंगे। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, सेंटर से सपोज कर लो ये भी सेम डिस्टेंस पर होगा, दैट इज आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू भी इतना ही आएगा। यहाँ पर अगर हम एक करंट एलिमेंट कट करते हैं, उसके करंट का डायरेक्शन इधर, रेडियस इधर, एंगल 90 डिग्री, तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही आएगा। दैट मीन्स हर डीएल लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा। अब सारे डीएल लेंथ को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ओके, कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कोई थीटा बीटा नहीं है बच्चों, बड़े आसानी से निकल जाता है। तो डी बी को इंटीग्रेट कर देंगे, विच इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आई डी एल बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। डी बी को इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा क्या? टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी, ओके। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट होगा ना, एक सर्कुलर कॉइल का रेडियस कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई और जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी कांस्टेंट, तो जो जो कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब बाहर आ गए, ओके। अंदर क्या बचेगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब थोड़ा सोचो, एक सर्कल का ये छोटा सा लेंथ, उसके बगल में और एक छोटा सा लेंथ, सारे छोटे 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 लेंथ्स को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। तो डीएल को इंटीग्रेट करने से हमें टोटल सरकमफेरेंस मिलता है, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है कितना बच्चों? 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल को जोड़ करके 2 पाई आर मिला, तो इंटू 2 पाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। सॉरी 2 और 4 कैंसिल हो गए, यहाँ 2 बचेगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ओके। So this is the strength of magnetic field at the center of the loop, at the center of the current loop, okay, circular current loop, okay। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा? जैसे सपोज कर लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखे, इस पॉइंट पर सर्कल फिंगर्स को कर्ल किए तो इनटू द पेपर आया। यहाँ पर देखो करंट का डायरेक्शन इधर है, थंब को इधर रखे, ऐसे हिट किए तो यहाँ पर भी इनटू द पेपर आया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा ना? इनटू द बोर्ड, ओके। तो ये हो गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ओके बच्चों। तो अब हम लोग अपने फाइनल टॉपिक पर आएंगे, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। तो हमारा फाइनल टॉपिक क्या है बच्चों? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस of a circular current loop, ओके। अगर हमें एक सर्कुलर करंट लूप दिया जाएगा बच्चों, तो उसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो उसका वैल्यू कितना होगा? जैसे सपोज कर लो हम लोग यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लेते हैं, ओके। सपोज हम लोग यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लेते हैं जिस सर्कुलर लूप का रेडियस सपोज कर लो कितना है ना, ए,
ओके। और ये उसका एक्सिस हो गया बच्चों, सपोज कर लो जो उसके सेंटर से एक लाइन पास करेगा दैट इज़ द एक्सिस। ओके, दिस इज़ द एक्सिस। ओके, सेंटर से जो लाइन पास करता है उसी को एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस पर एक पॉइंट हम चूज़ किए, सपोज इस पॉइंट का नाम है पॉइंट पी। ओके, इस पॉइंट का नाम है सपोज कर लो पॉइंट पी। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट सेंटर से कितने दूरी पर है, सपोज कर लो डिस्टेंस है आर। ठीक है, डिस्टेंस है आर। ओके, और ये जो सर्कुलर लूप बनाया गया है बच्चों, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। तो उसके एक्सिस में अगर हम आर डिस्टेंस के दूरी पर आते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से देखो जो अपर पार्ट है इस सर्कुलर लूप का, वहाँ एक डीएल एलिमेंट कट करेंगे, और जो लोअर पार्ट है इस सर्कुलर लूप का, वहाँ एक डीएल एलिमेंट कट करेंगे। ठीक है, अब इस डीएल एलिमेंट को ज्वाइन करेंगे हम लोग अपने पॉइंट से, जिस पॉइंट पर हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। जिस पॉइंट पर हम लोगों को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज एस। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा सपोज कर लो एस वेक्टर। ओके, अच्छा, बायोट सावर्ट्स लॉ के हिसाब से अगर हम लोग बोलेंगे बच्चों, ये छोटे से करंट एलिमेंट के लिए इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसे हम लोग बोलेंगे ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल। ओके, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस। अभी आर स्क्वायर मत लिख देना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग एस लिए हैं, तो इट विल बी एस स्क्वायर, इस विल बी एस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जो करंट एलिमेंट है बच्चों वो बाहर की तरफ निकल कर आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और ये हो गया हमारा एस वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो करंट एलिमेंट या फिर डीएल वेक्टर एंड एस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, डीएल वेक्टर एंड एस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बच्चों, नाइट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दैट इज डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर होगा, एस वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सपोज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एस वेक्टर से परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, इसे हम लोग डी बी वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डी बी वेक्टर बोलते हैं। ओके, अब उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। सिमिलर मैनर में उनके और करंट एलिमेंट के बीच में यहाँ पर करंट सपोज अंदर की तरफ जा रहा है, सपोज कर लो इस पॉइंट पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखो इस मतलब जो करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और एस वेक्टर इधर है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया 90 डिग्री। तो मतलब इस छोटे से करंट एलिमेंट के लिए भी इतना ही क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो इस तरीके से होगा, मतलब ये जो तुम्हारा करंट एलिमेंट है इसके वजह से एक परपेंडिकुलर इधर आएगा, वैल्यू सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग रहेगा, इधर डी बी वेक्टर, इधर ये भी डी बी वेक्टर है ना। अब यहाँ पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डी बी वेक्टर इस तरीके से है बच्चों, है ना, डी बी वेक्टर इस तरीके से। सपोज ये एंगल वो बना रहा है कितना ना फाई। ठीक है, एंगल कितना बना रहा है फाई। ठीक है, दोनों ही सेम एंगल बनाएगा। एक रिंग अगर हम लोग लेते हैं बच्चों, रिंग के एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट चूज करो, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ भी सेम होता है और यहाँ से यहाँ का जो एंगल वो लोग क्रिएट करते हैं वो भी सेम होता है। तो अगर ये फाई हुआ तो ये भी एंगल भी फाई होगा। हम लोग एक पॉइंट लिए हैं टॉप पे, एक पॉइंट लिए हैं बॉटम पे, तो जो वो एंगल क्रिएट करेंगे इस पॉइंट पर सेम एंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक्सिस के साथ। तो एंगल को हम लोगों ने बोल दिया बच्चों फाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट आएगा दैट इज डी बी साइन फाई एंड और एक आएगा तुम्हारा डी बी कॉस फाई, है ना। ये वाला एंगल हो जाएगा डी बी कॉस फाई। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी बी कॉस फाई और इधर हो जाएगा डी बी साइन फाई। उसी तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड का भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर एक्ट करेगा एक इधर एक्ट करेगा। जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट हुआ, एक इधर एक्ट किया एक इधर एक्ट किया। ऊपर की तरफ डी बी कॉस फाई, ठीक है, और इधर डी बी साइन फाई। ठीक है, इधर डी बी साइन फाई। अच्छा, अब देखो इधर नीचे की तरफ भी डी बी कॉस फाई एक्ट करेगा।
ठीक है। अब ये डी बी कॉस फाई वाला कंपोनेंट और ये डी बी कॉस फाई वाला कंपोनेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बचेगा सिर्फ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बच्चों, दैट इज डी बी साइन फाई। सिर्फ क्या बचेगा, डी बी साइन फाई बचेगा, है ना। तो बाकी सारे कंपोनेंट्स यानी कि कॉस फाई वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ओनली डी बी साइन फाई बचेगा, ठीक है। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये समझ में आ गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई, बिकॉज सिर्फ डी बी साइन फाई और डी बी साइन फाई ही बच रहा है, बाकी डी बी कॉस फाई तो कैंसिल हो जा रहा है। तो डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट करेंगे, तो B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई का, डी बी का वैल्यू कितना है, डी बी का वैल्यू ये रखा, इसे लिख देते हैं, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई एस एस स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे साइन फाई, ओके। अच्छा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और तुम्हारा क्या बोलते हैं आई और एस एस स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है बच्चों, इन सबको बाहर निकाल लेंगे, इन सबको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा अंदर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये कर लेते हैं कि इस ट्रायंगल को थोड़ा देखो, ये एंगल फाई है, अगर इस ट्रायंगल में हम साइन फाई का वैल्यू निकालते हैं, इस ट्रायंगल को देखो, है ना, इस ट्रायंगल में अगर हम साइन फाई का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो क्या वो आएगा हमारा a बाई एस, दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल फाई है, अगर हम यहाँ पर साइन फाई निकालते हैं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज a बाई एस। तो साइन फाई की जगह हम क्या करते हैं ना, a बाई एस लिख देते हैं, ठीक है। साइन फाई की जगह हम क्या करते हैं, a बाई एस लिख देते हैं, तो a बाई एस, ठीक है, a बाई एस, ओके। अब उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बाकी जो भी कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ रखेंगे किसे ना, जो वेरिएबल है, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई ए एस, और एस स्क्वायर और एस मल्टीप्लाई होकर के एस क्यूब बन जाएगा, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन सबको बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके, आई इंटू ए डिवाइडेड बाई एस क्यूब, और इंटीग्रेशन किसका बचेगा, सिर्फ डी एल का, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचेगा, डी एल का, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर डी एल अगर जोड़ेंगे तो बच्चों ये सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, है ना। दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई एस क्यूब, डी एल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई, रेडियस कितना है a, तो 2 पाई a, 2 पाई r मत लिख देना, 2 पाई a, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया बच्चों, ये 2 और 4 कैंसिल होगा, नीचे बचेगा 2, म्यू नॉट आई ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस, 2s क्यूब, ठीक है, 2s क्यूब, ओके। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डिराइव कर लिए, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, ओके, ऑफ ए सर्कुलर लूप, ओके। अब यहाँ देखो, अब थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम बस पुट करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो इस तरीके से, है ना, ये देख रहे हो, ये वाला सेक्शन एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एस, ये ए, ये आर, तो हम एस की जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एस कितना हो जाएगा बच्चों ना, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस, देखो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस ट्रायंगल में पुट करेंगे बच्चों, हम लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, एस विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एस की जगह हम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर यहाँ पर पुट कर देना है बस, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो देखो क्या इक्वेशन बनकर आता है, ओके, दैट इम्प्लाइज बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एस की जगह लिख देते हैं रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3, ओके, क्यूब है तो टू द पावर 3। अच्छा, रूट ओवर का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसे फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, टू द पावर 3/2। So this is the final equation. This is the final equation of magnetic field at where? At the axis of a
सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज इतना ही हम लोग रखते हैं। जो क्लास होगा उसमें हम लोग डाउट क्लियरिंग और रिविजन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।